हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड वी विल कंप्लीट जर्मिनेशन ऑल्सो, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पॉलिनेशन तक पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है। सो इट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम पॉलिन ग्रेन्स on to the stigma of the flower। तो ये कौन सा पार्ट है? This is the stigma, ठीक है। And this long tube is called as style, and finally this swollen part is the ovary। यही पढ़ा था। तो पॉलिनेशन है कि पॉलिन ग्रेन एंथर से निकलकर यहाँ स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए। सो दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। बस ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है? अब एक बार लैंडिंग हो गई पॉलिन ग्रेन की, अब क्या होगा? अब होगा ऐसा कि ये जो पॉलिन ग्रेन है एक सूटेबल पॉलिन ग्रेन, ऐसा नहीं है अब एक स्टिग्मा के ऊपर हो सकता है बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉलिन ग्रेन्स जो है वो सूटेबल होंगे। उसमें से कोई एक सूटेबल पॉलिन ग्रेन विल फॉर्म अ पॉलिन ट्यूब। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द पॉलिन ग्रेन और नीचे को एक ट्यूब बनना शुरू हो गई है। सो दिस इज द पॉलिन ट्यूब, ठीक है। तो एक पॉलिन ट्यूब बनना शुरू हो गई। अब ये जो पॉलिन ट्यूब है ये ग्रो करती गई और ये पहुंच गई ओवरी तक। तो अब यहां पर क्या होगा? एक बार पॉलिन ट्यूब ओवरी तक पहुंच गई तो इस पॉलिन ट्यूब में होते हैं दो मेल गैमीट्स। क्या होते हैं? दो मेल गैमीट्स, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होंगे? दो मेल गैमीट्स। ये जो मेल गैमीट्स हैं दे विल एंटर इनटू द ओवरी, और यहां पर जाके इनमें से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम बुलाएंगे फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द fusion of male and female sex cells or gametes। so this process is fertilization, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक जो है, दो मेल गैमीट हैं, एक पॉलिन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो तो एग सेल के साथ जाके फ्यूज कर जाता है, दूसरा यहां पर इस सेल के अंदर दो ऐसे फ्री न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर एक छोटी सी टर्म है, ज्यादा नहीं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ बता रही हूं। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो एक तो हमने पढ़ा कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर गया, तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हुई। दूसरी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? जब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर जा रहा है, तो यहां पर होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ये अगर आप याद ना भी रखो इस क्लास में तो भी चलेगा, बट आई थॉट कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दो मेल गैमीट हैं तो एक तो फ्यूज कर गया, दूसरे का क्या हुआ? तो सिर्फ उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये टर्म बताई है, ठीक है। समझ गए? अब देखो, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई फ्लावर के अंदर, ओवरी में फर्टिलाइजेशन अब हो चुकी है। अब क्या होगा? अब होंगे कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। अब जितने भी इवेंट्स पॉलिनेशन तक जो हुआ है ना, जो मेल और फीमेल गैमीट्स बने हैं पहले अंदर ओवरी में और एंथर में, वो प्लस पॉलिनेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स, उन सब को हम बुलाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स। इसको हम बुलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवरी जो है ना वो मैच्योर करेगी, वो ग्रो करती जाएगी, फूलती जाएगी और वो बना देगी
फ्रूट्स। तो जो फ्रूट हम खाते हैं ना वो क्या है, बेसिकली हम क्या खा रहे हैं, हम खा रहे हैं एक ओवरी। समझ आई बात। तो आप देखोगे कि जहां भी ना एक पेड़ में जहां पर भी आपको फूल उगा हुआ दिखाई देता है ना, सब फूल होता है, फूल थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है और सेम जगह पे फ्रूट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर उसी फूल की जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है और वो एक फ्रूट बना देती है। ठीक है। दूसरा, यहां पर इसी ओवरी के अंदर छोटे 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 ओव्यूल्स होते हैं और ये ओव्यूल्स बना देते हैं क्या, सीड्स। तो जो फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं ना, सो दो सीड्स आर मेड, दे कम फ्रॉम ओव्यूल। तो वो ओव्यूल कन्वर्ट होके सीड बना देता है। क्लियर हो गई बात। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ओवरी ओव्यूल तो हमें समझ आ गया किसका क्या हुआ, इसके सिवा बाकी जो पार्ट्स हैं उनका क्या हुआ। तो ये जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये सब गिर जाते हैं। ओवरी जो है इट रिमेन्स अटैच्ड टू स्टॉक। तो हमने फ्लावर की स्टॉक पढ़ी थी, तो फ्लावर की स्टॉक के साथ अब जो अटैच होता है दैट इज दिस ओवरी। तो ओवरी अटैच रह जाती है स्टॉक के साथ। ठीक है। और बाकी सेपल्स पेटल्स सब फॉल हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं और अब हमारे पास ओवरी और ओव्यूल्स ही बचते हैं, बाकी सब चला जाता है। ठीक है, राइट। चलो इतना समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक फ्रूट की तरफ। फ्रूट क्या है, तो मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज फ्रूट इन बायोलॉजिकल टर्म्स। तो ऐसे फ्रूट क्या है, फ्रूट तो एक फ्रूट है, ठीक है, एक फल है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म्स में फ्रूट है एक राइपन्ड ओवरी। फ्रूट किससे बना, ओवरी से बना। तो ओवरी से कैसे बना, अब ये जो ओवरी है ये ग्रो होती गई, मैच्योर होती गई, राइप होती गई और क्या बन गया, फ्रूट बन गया। सो फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी। बात समझ आई। जैसे कि ये टमाटर, तो टमाटर भी बेसिकली एक फ्रूट है जो एक ओवरी से बना है, याद रखना इस बात को। ठीक है। दूसरा पी, तो ये भी क्या है, ये भी एक राइपन्ड ओवरी है। द नेक्स्ट इज दिस पंपकिन, दिस हैवी पंपकिन इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ राइपन्ड ओवरी। ठीक है। तो समझ आई सबको एग्जाम्पल्स। आगे बढ़े क्योंकि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इसके बाद आप बोलोगे अरे इसको तो मैं फ्रूट समझता था, ये तो फ्रूट है ही नहीं। ठीक है। तो एक बात अभी मैं फिर से बोल रही हूं, एक बात याद रखना बस, ओवरी से बनता है फ्रूट। ठीक है। ओवरी राइप होती है तो बनता है फ्रूट। ठीक है, याद रखोगे ना, क्योंकि आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बस सुनना है ध्यान से, हमेशा याद रहेंगे। तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज अ फ्रूट, बायोलॉजिकल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया कि ये एक राइपन्ड ओवरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जनरल टर्म्स में बताओ, कि अगर मैंने आपको पूछ लिया है कि बेटा फ्रूट क्या है, तो आप क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे कि मैम फ्रूट एक स्वीट, सबसे पहले तो दिमाग में क्या आएगा, ठीक है, मोस्टली जो फेवरेट फ्रूट्स होते हैं लोगों के वो स्वीट ही होते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे एक स्वीट सा, एक फ्लैशी सा पार्ट है प्लांट का, तो हम उसे फ्रूट बुलाएंगे। तो आप बिल्कुल सही हो, फ्रूट होता है एक स्वीट फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं, आप बोलोगे कि मैम इनको तो हम वेजिटेबल्स बोलते थे, टमेटो, पंपकिन, पी, ये तो वेजिटेबल्स हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट वेजिटेबल्स, दे आर द फ्रूट्स। क्योंकि ये ओवरी से मिले हैं हमें। ये जो आपको हरे हरे, सॉरी नॉट हरे हरे बट लाल लाल टमाटर दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली द राइपन्ड ओवरी। वैसे ही पी भी राइपन्ड ओवरी है, यहाँ पर पंपकिन भी राइपन्ड ओवरी है। तो दीज आर बेसिकली द फ्रूट्स, नॉट द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं तो मैम, तो वेजिटेबल्स प्लांट का कोई भी और पार्ट हो सकती हैं, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। मतलब कि रूट से हमें कुछ ऐसे खाने की चीज़ मिल रही है तो हम उसे वेजिटेबल बुलाएंगे, स्टेम की मॉडिफिकेशन से हमें कुछ खाने की चीज़ मिल रही है, हम उसको भी वेजिटेबल बुलाएंगे, लीफ से हमें कोई खाने की चीज़ मिल रही है उसको भी हम वेजिटेबल बुलाएंगे। लेकिन जब भी ओवरी राइप होके हमें कुछ फल फ्रूट देगी, कुछ भी ऐसी खाने की चीज़ देगी, एडिबल चीज़ देगी, तो उसे हम फ्रूट बुलाएंगे। ठीक है। तो समझ आ गई, ये सारे क्या हैं, दीज आर नॉट वेजिटेबल्स, दीज आर फ्रूट्स। लगा ना झटका थोड़ा सा, मुझे भी लगा था जब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी कि जिसको हम वेजिटेबल बोल रहे हैं भाई वो तो वेजिटेबल है ही नहीं।
दे आर द फ्रूट्स, ठीक है। अब इनको, ये जो वेजिटेबल्स होते हैं इनको हम रॉ भी खा सकते हैं, कुक्ड फॉर्म में कैसे भी खा सकते हैं, ठीक है, इन रूट, स्टेम और लीव्स के पार्ट्स को। तो अब यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन आता है, अभी तक जो हमने पढ़ा दे वर द ट्रू फ्रूट्स, तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द ट्रू फ्रूट, तो आप बोलोगे कि मैम इन बायोलॉजिकल टर्म्स राइपन्ड ओवरी इज अ ट्रू फ्रूट, मतलब जो भी एक फ्रूट ओवरी के राइप होने से आ रहा है दैट इज अ ट्रू फ्रूट। रिमेंबर दैट, ट्रू फ्रूट वही होगा जो राइप ओवरी से एक फ्रूट बना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है फॉल्स फ्रूट, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो फ्रूट है, आपने ये क्यों लगाया यहाँ पर, आप इसको भी फ्रूट ही बोलोगे, तो ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया कि दीज आर द फॉल्स फ्रूट्स, ये वो फ्रूट्स हैं जिन्हें हम फ्रूट्स बोलते हैं लेकिन वो ट्रू फ्रूट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओवरी से हमें नहीं मिले हैं, दीज आर नॉट द राइपन्ड ओवरी, इनका जो फ्लैशी पार्ट है ना वो ओवरी से नहीं आया है। समझ में आ गई बात, इनकी ओवरी तो बीच में ऐसी छोटी सी है जिसके अंदर सीड्स हैं। याद आ गया एप्पल कैसा होता है, तो एप्पल के अंदर बाहर फ्लैशी पार्ट होता है और बीच में एक पार्ट होता है ना जिसे हम ऐसे स्कूप आउट करके निकाल देते हैं, सो दैट स्कूप्ड आउट पार्ट इज बेसिकली द ओवरी एंड देयर आर सीड्स इनसाइड दैट ओवरी, ठीक है। तो वो जो सीड्स हैं वो ओव्यूल्स हैं और जो थोड़ा सा हार्ड सा पार्ट है दैट इज द ओवरी। समझ आई बात, तो वैसे ही पियर के केस में भी सेम ही है, ये जो फ्लैशी पार्ट है ना ये ओवरी से नहीं आई है, एंड किससे आई है, क्वेश्चन ये है कि मैम आई कहाँ से, तो आई ये किससे, थैलेमस से। तो हमने फ्लावर का थैलेमस पढ़ा था, तो जो भी थैलेमस, फ्लावर का जो थैलेमस वाला पार्ट है, जब वो एक फ्रूट का मेन फ्लैशी पार्ट बनाता है तो वैसे फ्रूट्स को हम बुलाते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट्स। और ओवरी कैसी रहती है, ओवरी सेंट्रल पार्ट रह जाती है जिसके अंदर एक सीड होता है, ठीक है। समझ आ गई। सो दिस एप्पल एंड पियर दे आर नॉट एट ऑल ट्रू फ्रूट्स, दे आर द फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इनका जो फ्लैशी पार्ट जो आप ऐसे एकदम ऐसे स्वाद से खाते हो ना, ऐसे स्वीट सा फ्लैशी पार्ट, सो दैट इज नॉट ओवरी, दैट इज थैलेमस। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स फ्रूट को मैंने आपको जरा काट के ही दिखा दिया है, तो इसको थोड़ा सा लेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एप्पल है जो एक फॉल्स फ्रूट है, तो इसमें ये तो क्या है, दिस इज एप्पल की वॉल, ठीक है। तो ये एप्पल वॉल है, इसके बारे में, इस वॉल के ऊपर भी हम एक अच्छी सी डिस्कशन इसके बाद करने वाले हैं। सो दिस इज द वॉल। इसके बाद ये जो फ्लैशी पार्ट है ना, दिस इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस, और इसे हम फ्लैशी रिसेप्टिकल भी बुलाते हैं। क्लियर। अब दूसरी चीज, ये वाली चीज, ये जो आपको हार्ड सा पोर्शन यहां पर दिख रहा है ना, जिसको हम ऐसे स्कूप आउट कर देते हैं अपने एप्पल को जब हम काटते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ओवरी या फिर कोर, ठीक है, ये वी है, राइट। और इसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं सीड्स, दीज आर द ओव्यूल्स। और आपने एप्पल को कभी ध्यान से देखा होगा तो ये जो नीचे वाली साइड होती है ना, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, अगेन जिनको हम नहीं खाते हैं। सो दे आर नथिंग बट द रिमेन्स ऑफ स्टेमन, ठीक है। जो स्टेमन्स होते हैं, तो स्टेमन्स कैसे होते हैं, फिलामेंट एंड ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंथर। तो ये बहुत सारे स्टेमन जो हैं ये एप्पल के नीचे ऐसे रह जाते हैं। सो दीज आर द स्टेमन्स, रिमेन्स ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। समझ आ गई बात, फॉल्स फ्रूट समझ आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे फ्रूट के पार्ट्स की। तो जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट के मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है पेरिकार्प और दूसरे होते हैं सीड्स, ठीक है। तो पेरिकार्प को हम क्या बुलाते हैं, फ्रूट वॉल भी बुलाते हैं। तो इस फ्रूट वॉल के ऊपर डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बाद सीड्स पे भी जाएंगे। तो फ्रूट वॉल क्या है, सो फ्रूट वॉल एक्चुअली 3 लेयर्स में होती है। सबसे पहली होती है एपिकार्प, ठीक है, दूसरी होती है मीजोकार्प और तीसरी होती है एंडोकार्प, ठीक है। अब ये जो ओवरी होती है ना, ओवरी की जो वॉल होती है वही बनाती है ये फ्रूट की वॉल, दैट इज पेरिकार्प। तो पेरिकार्प कहां से आया, इट डेवलप्स फ्रॉम वॉल्स ऑफ ओवरी,
ठीक है। अब ये जो वॉल है, किसी भी फ्रूट की वॉल है, वो थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं टमेटो की बात करूं या मैं पपाया की बात करूं, तो इनकी जो वॉल होती है ना इनके फ्रूट्स की, या जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज वेरी सॉफ्ट, दैट इज वेरी फ्लैशी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ग्राम की बात करूं, तो ग्राम की जो वॉल होती है, ठीक है, वो जो चना होता है उसके मैं वॉल की बात करूं, सो दैट इज वेरी ड्राई। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट, उसकी वॉल कैसी होगी, ड्राई होगी या फ्लैशी होगी। तीसरी चीज, ये जो तीनों वॉल्स हैं ये होती क्या हैं? तो सबसे पहले एपिकार्प। सो एपिकार्प इज आउटर मोस्ट वॉल। तो ये आउटर मोस्ट थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग। Now the second layer is the mesocarp. So M from middle and M from meso. तो ये याद रखना कि जो middle one है, so that is starting from M and that is mesocarp, ठीक है। अब ये जो mesocarp होती है ये काफी sweet होती है और काफी fleshy होती है, ठीक है, sweet and fleshy होती है और edible होती है, एक edible layer होती है, ठीक है। अब जो सबसे अंदर वाली होती है, सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्प। सो एंडोकार्प इज द इनर हार्ड पार्ट, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, विच कंटेन्स सीड्स। इसके पास क्या होते हैं, इट कंटेन्स सीड्स। बात क्लियर हो गई। सो दिस इज पेरिकार्प, दिस इज द फ्रूट वॉल, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं इसी एक फ्रूट पे। तो ये फ्रूट है, ठीक है, इस फ्रूट को थोड़ा सा काट के देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, जो इसकी ये आउटर मोस्ट वॉल है, दिस विल बी एक्सोकार्प, राइट, या एपिकार्प। उसके बाद ये इसके अंदर ये जो फ्लैशी रीजन है, जिसको खा के हम बड़े ही खुश हो जाते हैं कि आज तो आम बहुत मीठा था, सो दैट इज द मेसोकार्प। और ये जो गुटली होती है, ठीक है, तो गुटली हम नहीं खाते हैं, दिस इज द एंडोकार्प, ठीक है। समझ आ गया सबको, इजी था। अब यहां पर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एक तो हमने पढ़ा कि ट्रू फ्रूट्स है, फॉल्स फ्रूट्स है। अब दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। एक फ्रूट होता है जो काफी फ्लैशी होता है, ठीक है, जिन्हें हम फ्लैशी फ्रूट बुलाते हैं। और कुछ हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं ना, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, फिर वॉलनट्स खाते हैं। सो दीज ऑल आर द ड्राई फ्रूट्स। तो ऐसे ही हमने फ्रूट्स को दो टाइप्स में बांटा है, वन इज द फ्लैशी फ्रूट एंड द सेकेंड वन इज द ड्राई फ्रूट। तो फ्लैशी फ्रूट वो फ्रूट होता है जिनकी पूरी की पूरी पेरिकार्प सॉफ्ट होती है, जिनकी जो वॉल लेयर होती है ना वो कैसी होती है, दैट इज द सॉफ्ट, दैट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, और फ्लैशी भी होती है, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, टमेटो हो गया, पपाया हो गया। तो ये सारे हैं फ्लैशी फ्रूट्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं मैंगो की, अगर मैं बात करूं चेरी की, तो इनके पास क्या होता है, इनकी जो एपिकार्प होती है, मतलब आउटर मोस्ट, और जो मीजोकार्प होती है, दे आर पल्पी, ठीक है, वो काफी पल्पी होते हैं, पल्प होता है उनमें काफी सारा, राइट। वहीं पर अगर एंडोकार्प की बात की जाए तो एंडोकार्प काफी हार्ड होता है, जैसे कि आम की गुठली। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है आम की गुठली है, दैट इज द एंडोकार्प, वो काफी हार्ड है और उनके अंदर ही सीड्स होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं कि उनकी जो पेरिकार्प होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली, वो बिल्कुल पल्पी नहीं होती है, मतलब कि जो इसकी वॉल्स है ना वो पल्पी तो बिल्कुल नहीं होती हैं, और इनके अंदर होते हैं सीड्स, जैसे कि पी पॉड। तो अगर आप पी की बात करो ना, तो एक जो मटर का दाना होता है, कुछ ऐसा होता है, और इसके अंदर होते हैं मटर। तो ये जो कवरिंग है, दिस इज द पेरिकार्प, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सीड्स हैं, दीज आर बेसिकली द सीड, जो दाने हैं, जो मटर के दाने हम बोलते हैं, दे आर द सीड्स, ठीक है। तो पॉड जो है, जो कवरिंग है, दैट इज पेरिकार्प, और पी जो है, जो हम खाते हैं, दैट इज द सीड। तो हम क्या खा रहे हैं, हम सीड्स खा रहे हैं। दूसरा, अब वॉलनट की बात कर लो, तो वॉलनट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है ना, तोड़ने के लिए भी कई बार पत्थर या हैमर तो चलो ज्यादा हो गया, अब घर में पत्थर नहीं है तो हम हैमर ही लेंगे, नहीं तो वो आपने कभी ट्राई किया है कि एक दरवाजे के बीच में रखो और हल्का सा दरवाजा बंद करो, जैसे ही ऐसी कड़क आवाज आए तो वो जो
वॉलनट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो टूट गई है। हम बचपन में ऐसे ही तोड़ते थे अखरोट, ठीक है। तो दिस द आउटर मोस्ट इज वेरी हार्ड, वेयर एज जो उसके अंदर होती है, पेरिकार्प जो होती है वो जो उसके अंदर का पोर्शन होता है, जो सीड का पोर्शन होता है, दैट इज एडिबल। तो मतलब पेरिकार्प इज हार्ड, लेकिन जो एडिबल पार्ट है उसका, दैट इज सीड, जो हम खा रहे हैं। क्लियर, बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की क्या फंक्शन है? अरे भाई फ्रूट्स के फंक्शंस है, बिल्कुल हैं। देखो फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स दे प्रोटेक्ट सीड्स। तो फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होते हैं, तो एक तो ये सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। दूसरा, ये अपने अंदर फूड भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो हम खा रहे हैं ये फ्रूट ही है ना, भूख मिटती है ना फ्रूट खाने से भी। तो दीज स्टोर फूड इनसाइड देम। एंड थर्डली, दे हेल्प इन डिस्पर्सिंग सीड्स प्रेजेंट इनसाइड देम एंड फैसिलिटेट देयर जर्मिनेशन। तो सीड की डिस्पर्सल में भी, उनकी जर्मिनेशन में भी फ्रूट का रोल होता है, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब हमने फ्रूट की वॉल, पेरिकार्प हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है सीड्स को पढ़ने की। तो चलो देखते हैं सीड्स भी कैसे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो सीड्स क्या हुए? सीड्स, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ सीड, ठीक है। जब एक ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो अब हम इसे बुलाते हैं सीड। तो अगर आप सीड को ध्यान से देखोगे ना, तो सीड जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो कैसा होता है सीड? तो ये देखो सीड, ये क्या है? ये है सीड के कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये एक कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है। इसके बीच में अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो दिस इज द प्लिम्यूल। ये जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज प्लिम्यूल एंड दिस वन इज रेडिकल, ठीक है। एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रायो, इनको बुलाते हैं हम एम्ब्रायो। तो प्लिम्यूल से डेवलप होते हैं शूट्स, और आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट्स, ठीक है। तो रेडिकल से डेवलप होते हैं रूट्स, राइट। तो इतना समझ आया। अब सीड्स भी हमारे पास होते हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक मोनोकॉटिलिडनस और एक डाइकॉटिलिडनस। बड़ा ही सिंपल है, नाम थोड़े बड़े हैं लेकिन है सिंपल, तो ध्यान से सुनो। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू, और कॉटिलिडन, ठीक है। इससे हमारे पास वर्ड आ गया कॉटिलिडन, ठीक है। कॉटिलिडनस से कॉटिलिडन, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, और कॉटिलिडन, ठीक है। तो वन कॉटिलिडन, तो समझ आ गया। मतलब एक मटर का दाना लो, उस मटर के दाने को थोड़ा सा प्रेस करो, तो जैसे आप प्रेस करोगे ना, तो आपके पास दो इक्वल हाफ्स में वो मटर का दाना बहुत इजीली टूट के आ जाएगा। वहीं पर मक्की का एक दाना लो, अब उसको ऐसे पीस के तोड़ने की कोशिश करो, क्या आप उसको तोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको दो इक्वल हाफ्स में इजीली डिवाइड कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वो जो मटर का दाना है ना, जब वो दो सीड लीव्स में डिवाइड हो जाता है या दो कॉटिलिडन्स में डिवाइड हो जाता है, तो हर एक हिस्सा जो है ना मटर के दाने का, सो दैट इज अ कॉटिलिडन, ठीक है। सो दीज आर टू कॉटिलिडन्स। एग्जाम्पल पी हो गया और बीन हो गया। मोनोकॉटिलिडन seeds या monocotyledonous seeds, so they have one cotyledon, example maize। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। एक डाइकॉट सीड कैसा होता है? तो डाइकॉट सीड कुछ ऐसा होता है। तो अभी हमने इसका डायग्राम देखा, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एक डाइकॉट सीड का। तो एक सीड कुछ ऐसा जैसा दिखाई देता है, और एक डाइकॉट सीड, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया बीन सीड का, ठीक है। तो बीन सीड को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कुछ ऐसा होगा। अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। सबसे बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जिसे हम सीड कोट बुलाएंगे। तो अगर मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने उस मोबाइल फोन के ऊपर एक कवर चढ़ा के रखा है, ठीक है। पीछे से भी एक कवर है, ऊपर से एक फ्लैप है। तो ये जो कवर है, मैंने क्यों लगाया है कवर? ताकि किसी भी तरह से मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकूं। पानी भी अगर थोड़ा बहुत गिर जाए तो वो पहले कवर में लगे, मेरे फोन तक ना पहुंचे। गिर भी जाए तो भी मेरा फोन ना टूटे। तो सेम इज द रोल ऑफ सीड कोट। सीड कोट क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम इंसेक्ट्स,
फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो सीड कोट है ना, इसकी दो लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, TESTA, और टेस्टा के अंदर वाली जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज टेगमेन। अब इसी सीड के ना आप थोड़ा सा दूसरी साइड शिफ्ट हो जाओ, कॉनकेव साइड। ठीक है, तो कॉनकेव साइड पर आप देखोगे एक स्कार मार्क है, ये एक स्कार मार्क सा दिखाई दे रहा है और इसे हम बुलाते हैं हाइलम। ठीक है, क्या बुलाते हैं? हाइलम। याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसी हाइलम को अगर आप देखो ना, तो इसके ऊपर ना आपको एक छोटा सा पोर देखने को मिलेगा। सो नाउ दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? इसका काम है, क्या है? छोटा सा पोर है, तो इसका काम है टू एब्जॉर्ब एंड अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, एज मच वाटर एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। जितना पानी एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए, तो ये माइक्रोपाइल उतना ही पानी को अंदर आने देता है। ठीक है, तो उतना ही पानी ये एब्जॉर्ब होने देगा। सो दिस इज द रोल ऑफ माइक्रोपाइल, रिमेंबर दैट। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बड़ा सा। सो दिस इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का क्या काम है? कॉटिलिडन का काम है फूड को स्टोर करना, राइट। तो कॉटिलिडन का क्या काम है? स्टोर करना फूड को। अब मैंने यहाँ पर ना आपको हाइलम बताया था, ये स्कार जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से एक फ्रूट, एक बेसिकली एक सीड फ्रूट की वॉल के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी मटर के बीन के दाने को निकाल के देखना जरा, तो आपको पता चलेगा एक जगह वो फंसेगा। तो बस वो जो स्कार मार्क है जहां पर वो फंसेगा, उसी को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज हाइलम। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉटिलिडन, कॉटिलिडन क्या है? कॉटिलिडन स्टोर करता है फूड। तो अगर आप किसी भी एक से बीन सीड को लो, उसको पानी में ना थोड़ी देर ऐसे भिगो के रखो, जब अच्छे से वो भीग जाए उसको बाहर निकालो, तो आप जैसे ही उसको प्रेस करोगे ना, उसकी पहले तो वो कवरिंग निकलेगी, सीड कोट निकलेगा, और उसके बाद दो अंदर से सीड्स निकलेंगे, डिवाइडेड इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स के दो पार्ट्स में हो जाएगा। सो दीज टू आर कॉल्ड द कॉटिलिडन्स। और ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं, मतलब ऐसे आपको ना दो हिस्से, दो सीड जैसे दिखाई देंगे, जिन्हें हम कॉटिलिडन्स बुलाएंगे। और ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ना, दे आर रिच इन फूड, दे हैव स्टोर्ड फूड। और ये फूड तब यूज होता है जब एक सीड को जर्मिनेट करना होता है। तो यही सारा का सारा फूड जो है वो एक एम्ब्रायो यूज करता है जर्मिनेशन के लिए। अब अगर आप इसको और ध्यान से देखो, तो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि यहाँ पर ना दो स्ट्रक्चर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है, ये जो लीफ जैसा दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज प्लिम्यूल। क्या है ये? प्लिम्यूल। और इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, सो दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। क्या बुलाते हैं इसको? रेडिकल। तो इन दोनों को टुगेदर वी कॉल इट एज एम्ब्रायो। तो जब एम्ब्रायो को ग्रो करना होता है तो वो इसी कॉटिलिडन में स्टोर्ड फूड को यूज करता है, और जितना भी पानी इसको चाहिए जर्मिनेशन के लिए, वो कहाँ से आएगा? वो माइक्रोपाइल एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि प्लिम्यूल से डेवलप होते हैं शूट्स, एंड आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। ठीक है, याद आ गया ना? वेरी गुड। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। लेट्स मूव ऑन टू द मोनोकॉट सीड। Now let us move on to the structure of monocot seed और monocotyledonous seed। ठीक है, तो ये है एक मोनोकॉट सीड जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है एक मेज ग्रेन का। ठीक है, तो मेज ग्रेन का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो मेज ग्रेन कैसा होता है कि अगर हमने उसको भिगो दिया पानी में, फिर उसको निकालो, तो वो आपको एक ना ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलेगा, जिसका नीचे वाला जो एंड होता है वो येलोविश वाइट कलर का होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ध्यान से देखना मेज ग्रेन को। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो मक्की की वो
जो मक्की होती है ना, जो ग्रेन होता है वो ऐसे नीचे को ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो बेस जो होगा ना उसका दैट इज येलोविश वाइट, और जो ऊपर वाला होगा वो थोड़ा डार्क येलोविश कलर का होगा। ध्यान से देखना, आज समझ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड सीड कोट होता है और फ्रूट वॉल होती है, ठीक है। तो ये जो सीड कोट होता है इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो सीड का कोट और फ्रूट की वॉल आपस में फ्यूज होती है। क्लियर? इन केस ऑफ अ मोनोकॉट सीड, इन केस ऑफ अ मेज ग्रेन, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है उसके आगे, विच इज द एल्यूरोल लेयर। ये क्या होती है? दिस इज अ प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये वाला जो आपको बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म विच हैज स्टोर्ड फूड। इसके पास होता है स्टोर्ड फूड। और जैसे कि हमने डाइकॉट सीड में पढ़ा था कि एक एम्ब्रायो होता है विच इज मेड अप ऑफ प्लिम्यूल एंड रेडिकल, तो वैसा ही यहाँ पर भी एम्ब्रायो है। क्या है यहाँ पर? एम्ब्रायो। तो प्लिम्यूल से यहाँ पर भी बनेंगी शूट्स, एंड आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, ठीक है। तो बस सेम ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी एंडोस्पर्म है जिसमें खूब सारा खाना है। जब इस मेज ग्रेन को ग्रो करना होगा तो इसी एंडोस्पर्म से ये अपना खाना लेगा, ठीक है। तो समझ आ गया सब कुछ। यहाँ पर कॉटिलिडन जो है वो एक ही है, ठीक है, और यहाँ पर स्टोर्ड फूड एंडोस्पर्म में है। इन केस ऑफ अ डाइकॉट सीड जो स्टोर्ड फूड था वो कॉटिलिडन्स में था। दिस इज द डिफरेंस, राइट? तो याद रखना है। चलो, I hope this much is clear. Now this is the time to find out the difference between a bean seed and a maize grain. Now the difference between the bean seed and the maize grain. तो bean seed एक dicot seed है, ये एक dicotyledonous seed है। वहीं पर maize grain जो है वो monocot है, monocot seed है, ठीक है। दूसरी चीज, दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, बीन के केस में हमने कहीं पर भी एंडोस्पर्म नहीं पढ़ा, सो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। वहीं पर इन केस ऑफ मेज ग्रेन एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। अब बीन सीड के केस में जो फूड है, फूड स्टोर्ड होता है किसके अंदर? कॉटिलिडन के अंदर। वहीं पर मेज ग्रेन में फूड जो है वो स्टोर होता है किसके अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट डिफरेंस? तो यहां पर ना जो सीड्स है ना वो फ्रूट्स के अंदर हैं। सो सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है। और इसके मेज ग्रेन के केस में जो सीड है और फ्रूट की वॉल है, सीड की वॉल है और फ्रूट की वॉल है, वो कैसी होती हैं? वो फ्यूज्ड होती हैं। समझ आ गया? डिफरेंस समझ आया? यहां पर इन केस ऑफ बीन सीड एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो इज लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेन सीड, और यहां पर एम्ब्रायो इज स्मॉल। डन? समझ आ गया सबको? डिफरेंस कंपैरिजन समझ आया? एक मोनोकॉट सीड है और एक डाइकॉट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है? मतलब किसी चीज का जर्मिनेट करना। तो हमने पढ़े सीड्स। तो यहां पर क्या होता है कि सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं। तो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एम्ब्रायो इन द सीड इट बिकम्स एक्टिव। एक्टिव कब होगा? जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, जब उनको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, टेम्परेचर भी सही होगा, ह्यूमिडिटी भी सही होगी, और जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, तब एक फेवरेबल कंडीशन आएगी और उस कंडीशन में एक प्लांट जो है, एक एम्ब्रायो जो है सीड के अंदर, वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि मैंगो है, वीट है, तो ये सब क्या करते हैं? ये सीड से ही ग्रो करते हैं। तो सीड होता है, सीड ग्रो करना शुरू करता है सीडलिंग से,
ठीक है, फिर वो एक छोटा सा प्लांट बनता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और फिर फाइनली वो हमें एक तरह से फ्रूट्स देता है, खाने की चीज़ें देता है। अब वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो है, तो मैंगो क्या है कि एक बड़ा सा ट्री ग्रो हो गया, एक सीड से हमने एक बड़ा सा ट्री ग्रो कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो ट्री है ना, ये हर साल नए नए फ्लावर्स आएंगे, और उनसे फ्रूट्स आएंगे और ये प्रोसेस कई सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वीट है, तो वीट क्या होगा कि एक फसल है, हमने सीड से उगाई, अब वो एक साल में हमें सीड्स देंगे या हमें जो भी खाना है वो देंगे और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जब हमें फिर से वीट उगाना है तो हमें फिर से सीड्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन, ठीक है। तो आप सबको बात समझ आ गई। अब हम कुछ डिटेल्ड एक्टिविटीज देखेंगे इसी जर्मिनेशन के प्रोसेस के ऊपर। सो लेट अस टेक अप अ डाइकॉट सीड फर्स्ट। तो हम एक डाइकॉट सीड जो कि है एक पी सीड, उसकी जर्मिनेशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट कॉटन लेंगे और मॉइस्ट कॉटन में ना हम कुछ पी सीड्स डाल देंगे। तो इस मॉइस्ट कॉटन में पी सीड्स डाल देंगे और उनको रहने देंगे ओवरनाइट, ठीक है, रात भर उनको रहने देंगे। अगले दिन हम क्या करेंगे कि वहाँ कॉटन से रिमूव करेंगे इन सीड्स को और इन सीड्स को सो कर देंगे हम सॉइल में। अब क्या होगा, धीरे धीरे 2-3 दिन बाद आप देखोगे इन सीड्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर ना इसी सीड से प्लिम्यूल और रेडिकल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और आप ये भी नोटिस करोगे कि जो रेडिकल की डेवलपमेंट है, रेडिकल क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज रेडिकल, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज प्लिम्यूल। तो रेडिकल से आते हैं रूट्स और प्लिम्यूल से आते हैं शूट्स। तो ये जो रेडिकल वाला पार्ट है ना, ये पहले ग्रो करेगा और प्लिम्यूल वाला फिर धीरे 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 ग्रो करता रहेगा। तो हम नोटिस करेंगे कि रेडिकल काफ़ी डेवलप हो चुका होगा और प्लिम्यूल धीरे धीरे चल रहा होगा, मतलब शूट वाला जो पार्ट है ना, अब वो धीरे धीरे ग्राउंड से ऊपर आएगा और अब वो एक कंप्लीट प्लांट कुछ टाइम में हमें बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमने पी का सीड सो किया था सॉइल में, वो सॉइल के नीचे ही रहेगा, वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, इट विल रिमेन बिलो द ग्राउंड। सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सी जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपो मीन्स बिलो एंड जियल मीन्स ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के नीचे जर्मिनेशन के प्रोसेस को हाइपोजियल जर्मिनेशन हम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, वन ऑफ देम इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, दूसरी मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एक चीज जो हमने एक और यहाँ पर ऑब्जर्व की है वो क्या है कि रूट्स पहले डेवलप होती हैं और शूट्स बाद में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रूट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना होता है और इसी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स और पानी से अब प्लांट जो है उसके रूट, स्टेम, नॉट रूट्स बट स्टेम, उसके शूट्स बेसिकली वो डेवलप होना शुरू होते हैं। इसलिए पहले रूट्स डेवलप होते हैं फिर शूट्स डेवलप होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड। बीन का सीड होता है, कुछ ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए सोक कर देंगे इन वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, पानी में सोक करने के बाद धीरे 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 ये आसपास इसको निकालेंगे, अब इसको सॉइल में डाल देंगे। सॉइल में डालने के बाद अब ये धीरे धीरे अपने आसपास से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। अब हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो ना सीड है, ये जो बीन का सीड था ना, ये इससे ना एक कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर सा, उससे एक स्ट्रक्चर सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा और ये ग्राउंड के ऊपर आने लग जाएगा, ये जो सीड है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर एक सीड कोट को तोड़ते हुए या चीरते हुए बाहर निकल जाएगा रेडिकल, और रेडिकल नीचे की तरफ होके ग्रो करना शुरू कर देगा और बना देगा रूट्स, ठीक है। तो रेडिकल से बन जाएंगी रूट्स, क्लियर। तो रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो होगा, वहीं पर दूसरी तरफ क्या बनना शुरू हो जाएगा,
प्लिम्यूल, तो शूट्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, फर्स्ट लीव्स आने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लिम्यूल से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे शूट्स। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे एक पूरा का पूरा सीड जो है उससे रूट्स और शूट्स डेवलप हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं जो हमने लास्ट में नहीं नोटिस की थी, कि ये जो कॉटिलिडन्स है ना, ये ग्राउंड के ऊपर आ चुकी हैं। तो ऐसी जर्मिनेशन को हम बुलाते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एपी का मतलब होता है अबव और जियल का मतलब होता है जर्मिनेशन। क्या होता है? जर्मिनेशन। सो अबव द ग्राउंड जर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉटिलिडन्स भी ऊपर आ जाएंगे और फाइनली यहाँ पर पूरा शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, लीव्स आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगी और फाइनली ये हैं वो कॉटिलिडन्स और फाइनली ये कॉटिलिडन्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब एक मोनोकॉट सीड का भी एग्जांपल लेते हैं। तो मोनोकॉट सीड में है एक मेज ग्रेन, ठीक है। तो हम इसको सीड नहीं ग्रेन लिखेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि एक मेज का जो ग्रेन होता है ना, उसको भी जब हम 24 आवर्स के लिए पानी में सोक करेंगे, फिर निकालेंगे और मिट्टी में डाल देंगे। तो 24 आवर्स सोक करने के बाद जब हम इसको सॉइल में डालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रेडिकल था, रेडिकल से रूट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, प्लिम्यूल से शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। रूट्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट डेवलप होंगी और शूट्स अभी थोड़ी धीरे धीरे चल रही होंगी। फाइनली क्या होगा? शूट्स विल एमर्ज अबव द ग्राउंड और अब यहाँ पर फुल फ्लेज्ड प्लांट की तरह ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो ग्रेन है ना, जो बेसिकली मेज ग्रेन क्या है? सिर्फ मोनोकॉटिलिडनस है, सिर्फ एक कॉटिलिडन है। तो यहाँ पर मेज का जो कॉटिलिडन है ना, इट रिमेन्स बिलो द ग्राउंड, ठीक है। सो यहाँ पर आई विल राइट कॉटिलिडन रिमेन्स बिलो द ग्राउंड और इन द सॉइल। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सी जर्मिनेशन? हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब देखो हम बार बार एपीजियल हाइपोजियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना डिफरेंस समझना थोड़े क्लियर वे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि डिफरेंस समझे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज रेडिकल्स इमर्ज आउट ऑफ द सीड अर्लियर देन प्लिम्यूल, सो स्टेट वन एडवांटेज। तो देखो रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, ठीक है। तो ये जो रेडिकल है ना, ये रूट्स डेवलप करती है और रूट्स का काम है एब्जॉर्ब करना, किसको? वाटर को, H2O इज वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। तो इन सब के एब्जॉर्प्शन से जो शूट्स हैं, जो प्लिम्यूल से डेवलप होते हैं, उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट फास्ट होती है, फास्ट पेस पर होती है। क्लियर हो गया? Next is the comparison between epigeal and hypogeal germination. So epigeal germination, epi means above. तो यहाँ पर जो cotyledons हैं, they emerge above the ground, right? और in case of hypogeal जो cotyledons हैं, cotyledons remain बिलो द ग्राउंड, ठीक है। हाइपो मीन्स बिलो, सो बिलो द ग्राउंड, राइट। इसका एग्जाम्पल है बीन सीड, जो कि हमने अभी पढ़ा, और हाइपोजियल का है पी एज वेल एज मेज। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो अब हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की। सो इफ द कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, सच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड। तो अगर कॉटिलिडन्स ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं तो ऐसी जर्मिनेशन को आप क्या बोलेंगे? यू विल कॉल इट एज एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। हाइपोजियल क्या है? जब कॉटिलिडन्स ग्राउंड के नीचे रहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तो आगे आ जाता है कुछ नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है? मतलब किस कंडीशन में जर्मिनेशन होती है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहली असेंशियल कंडीशन है वाटर, देन एयर एंड टेम्परेचर। अगर एक सीड को गुड अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा,
हवा मिलेगी और सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तभी वो ग्रो करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो पर्टिकुलर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तो आगे है एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि हमने एक स्लाइड जैसी ली है और उस स्लाइड पे ना हमने 3 सीड्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब एक सीड जो है फिर उन सबको हमने डाल दिया है एक बीकर में। तो यहाँ पर एक सीड जो है वो कंप्लीटली इमर्स्ड है ग्राउंड में। अब हमने सीड भी ऐसे लगाए हैं कि उनको फिक्स किया है उस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर, ठीक है। एक है जिसको हमने टोटली वाटर में इमर्ज रखा है, एक है जो आधा पानी में है लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी है, एक है जो बिल्कुल ही हवा में है, राइट। और हवा में कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो सीड है जो अच्छे से ग्रो करेगा? देखो, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी तो है लेकिन शायद टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, ना ही इसको हवा मिल रही है, तो ये तो ग्रो नहीं कर पाएगा। जो कंप्लीटली हवा में है उसमें उसको हवा मिल रही है, शायद टेम्परेचर भी सूटेबल हो लेकिन इसको पानी नहीं मिल पा रहा है। और जो बीच वाला सीड है उसको पानी भी मिल रहा है, वो थोड़ा सा हवा के लिए एक्सपोज्ड भी है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी सूटेबल है। तो इस केस में ये वाला जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली demonstrate the necessary conditions। कौन कौन सी हैं? one is water, second one is air and the third one is temperature। कौन सा? टेम्परेचर, ठीक है। समझ आया है सबको? आगे बढ़े। अब यहाँ पर वाटर की बात करें तो पानी, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो हम एक सीड की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये पानी में ही होते हैं। सो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वाटर। वाटर नहीं होगा तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इन सीड्स के वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो मतलब लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा है एयर। तो हवा में होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है? ये स्टोर्ड फूड को करती है ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये स्टोर्ड फूड को करती है ऑक्सीडाइज। तो इस ऑक्सीडेशन से ही निकलती है खूब सारी क्या? एनर्जी। तो स्टोर्ड फूड को अगर से एनर्जी चाहिए तो इसको हवा देनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस तभी हो पाते हैं जब उन्हें एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है और यूजुअली इट इज़ बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो भी काम नहीं करेंगे, उससे कम होता है तो भी नहीं करेंगे। एंड मेनली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब 40 से भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके लिए सूटेबल वाटर, सूटेबल एयर, सूटेबल टेम्परेचर, हर एक चीज़ की बहुत ही अहमियत है प्लांट की या एक सीड की जर्मिनेशन में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट conditions which are necessary for germination. So I hope this is clear to everyone. So this was all from the today's session. I hope you liked the session. We have completed this chapter and I hope everything is clear to you. So if you have any doubts, please ask your doubts on the Ask Questions section of learnerhub.com. I will see you next time with the next chapter. And till then you all take care, and as you all know, Learner Hub free है पर best है.